नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे दिन वाराणसी में चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहनिया में रैली की तो गढ़वा घाट आश्रम और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर भी वो गए। पीएम मोदी जहां भी गए, लोगों ने पूरे उत्साह के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। वाराणसी की सड़कों पर जब पीएम मोदी खुली गाड़ी में निकले तो समर्थकों के जोश का ठिकाना नहीं रहा। छतों से फूलों की बारिश हुई तो फिजा में मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। पीएम सबसे पहले गढ़वा घाट आश्रम पहुंचे। रुद्राक्ष की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने अपने हाथ से गाय को हरा चारा खिलाया। भगवान कृष्ण के वंशजों के गढ़वा आश्रम में देश के कई राजनीतिज्ञों की आस्था जुड़ी हुई है। इसके 1 करोड़ अनुयायी हैं। मुलायम सिंह यादव भी यहाँ आते जाते रहे हैं। ऐसे में चुनावी संग्राम के बीच मोदी के यहाँ आने के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। आज जब यहाँ पर मोदी बहुत लंबे अंतर के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर आया है, मोदी लोगों को ये संदेश भी जरूर देना चाहते हैं कि भले ही लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन अगर उनको किसी ने आदर दिया है तो वो कांग्रेस के नेताओं ने नहीं बल्कि मैंने आकर दिया है। गढ़वा आश्रम से मोदी का काफिला निकला तो मोदी मोदी के नारों से महादेव का मोहल्ला गूंज रहा था। लोगों का उत्साह देख प्रधानमंत्री गाड़ी के गेट पर खड़े हो गए। गाड़ी के गेट से खड़े होकर पीएम हाथ हिलाते रहे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। हर हर महादेव के बीच हर हर मोदी के नारे गूंजते रहे। यहाँ से पीएम रामनगर चौक पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए रामनगर की रामलीला के कलाकार परंपरागत वेशभूषा में मौजूद थे। रामनगर चौक से 800 मीटर का रोड शो करते हुए शास्त्री चौक पहुंचे। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गली सकरी होने की वजह से चौक से शास्त्री जी के घर तक पीएम पैदल गए। वहां शास्त्री संग्रहालय देखा। जमीन पर बैठकर गीतों के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। ये पहला मौका है जब कोई पीएम शास्त्री जी के आवास पर पहुंचा। प्रधानमंत्री ने यहाँ विजिटर बुक में लिखा, जिस भूमि पर भारत के लाल ने संस्कार सीखा, उसे लेकर मां भारती के लिए खप गया। उस भूमि को प्रणाम करने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने देखा कि वो चौक से माल्यार्पण करके बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर पूरा पैदल यहाँ आवास तक आए, तो मुझे याद बाबूजी की आई। और बाबूजी जब प्रधानमंत्री होकर आए थे रामनगर, तो वो भी चौक से पैदल ही यहाँ तक चलकर आए थे। तो बहुत सिमिलैरिटी मुझे लगी। पीएम के समर्थन में उमड़ा हुजूम बीजेपी को उत्साहित करने वाला है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या जिस मकसद से पीएम ने 3 दिन यहाँ बिताए वो मकसद पूरा होगा। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, वाराणसी, आज तक। उत्तर प्रदेश का सियासी संग्राम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। 7वें और आखिरी चरण में बुधवार को होने वाले चुनाव के लिए आज पूर्वांचल की 40 सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अंतिम दौर के लिए प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक ने अपनी ताकत झोंक दी। सपा बसपा कांग्रेस से मुक्ति दिला करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित करने का मौका। यूपी का चुनावी संग्राम अब आखिरी दौर में है। 7 जिलों की 40 सीटों पर प्रचार थम गया, लेकिन लाउडस्पीकर बंद होने से पहले दिग्गजों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। पिछले 15 साल में एक पूरी पीढ़ी को इन लोगों ने तबाह कर दिया है। भाइयों बहनों, अब हमारी पीढ़ियों को और तबाह नहीं होने देना। हम तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह के गए थे जौनपुर में कि हमें बोनस में सीट दे दो। अगर बोनस में ही सीट मांगनी थी तो बताओ वाराणसी में 3 दिन आप क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने कहा था कि मैं
इस टेलीफोन से मेक इन चाइना को मिटाऊंगा और इस पे मेक इन इंडिया लिखवाऊंगा, और मोदी जी फेल हो गए। पिक्चर, अच्छे दिन वाली पिक्चर फ्लॉप हो गई। 8 मार्च को 7वें यानी आखिरी दौर का चुनाव पूर्वांचल की 39 सीटों पर है, जहां पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दबदबा दिखाया था। 2012 में एसपी ने 40 में से 23 सीटें जीती थी, बीएसपी को 5, बीजेपी को 4 और कांग्रेस 3 सीटें हासिल की थी। अपना दल और कौमी एकता दल ने 1-1 जबकि निर्दलियों ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2012 के नतीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी पर इसे दोहराने का दबाव है तो बीजेपी पर इन नतीजों को अपने हक में करने का। लिहाजा दोनों तरफ से दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते अखिलेश। उत्तर प्रदेश तो समस्याओं का दरिया बन चुका है, दरिया। इसका समाधान करने के लिए जिगर चाहिए, जिगर तेरे पास नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो इस समाजवादी पार्टी की सरकार को। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब ये दोनों केवल रोड शो इसलिए कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि कम से कम ये दूसरे तीसरे की लड़ाई के लिए लड़े हैं। 3 साल क्या गुजार दिए? रेडियो पे मन की बात, टीवी पे मन की बात, और अब आए हैं 3 दिन बनारस में। पहला रोड शो फेल, दूसरा रोड शो में भी मजा नहीं आया, और आज तीसरा फेल। अब इसको बताइए। इस दौर की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने लगातार तीसरे दिन वाराणसी में प्रचार किया तो अमित शाह और राजनाथ भी प्रचार मैदान में कूदे। समाजवादी पार्टी से अखिलेश की कई तूफानी रैलियां हुई तो राहुल, डिंपल और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी गठबंधन के लिए वोट मांगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया। अब इंतजार है 8 मार्च का, जब वोटर अपना फैसला सुनाएंगे और 11 मार्च को इसके नतीजे आएंगे। आज तक ब्यूरो। 11 मार्च को यह पता चलेगा कि काशी से सियासत और सत्ता का प्रसाद किसे मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली पर भी राजनीति चल रही है। भदोही में चुनावी रैली के दौरान डिंपल यादव ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल पर आरोप लगा दिया कि वाराणसी में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीयूष गोयल ने खुद ही बिजली कटवा दी थी। भैया ने गंगा मैया की कसम खा ली कि अभी तक कि उन्होंने बिना भेदभाव के बिजली दी है। क्या काशी के सांसद ने कसम खाई? ऊपर से कह रहे हैं कि जब हम बंदर गए विश्वनाथ जी के तो बिजली गोल हो गई। बताइए अब क्या बताए? झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है और मैं समझती हूँ कि इन झूठ बोलने वालों का भला भर चुका है। देखिए, मुझे चिंता मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली जाने की नहीं है। मुझे अगर चिंता है तो उस विद्यार्थी की है जिसके स्कूल में, जिसके घर में बिजली बार बार जाती है। मुझे अगर चिंता है तो उस अस्पताल की है जहाँ शायद अभी कोई अस्पताल में ऑपरेशन चल रहा होगा, उस मरीज का क्या होगा। गैंगरेप के आरोपी उत्तर प्रदेश के मंत्री गायत्री प्रजापति का 9 दिन से कोई अता पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति को राहत देने से इनकार कर दिया है। प्रजापति ने गिरफ्तारी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। राज्यपाल के सख्त तेवर के बाद गैंगरेप के आरोपी यूपी के मंत्री राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने या आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहस सुनने के बाद उसमें कोई उनके पक्ष में ऑर्डर नहीं किया है और उनकी जो ये गुजारिश थी कि पुराना वाला ऑर्डर एफआईआर दर्ज करने का वो खत्म कर दिया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। 27 फरवरी से गायत्री प्रजापति कहां हैं, इसका यूपी पुलिस को पता नहीं। शनिवार को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है, लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है, लेकिन उनका पता नहीं। ऐसे में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस यदि वास्तव में ईमानदारी के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ इस मामले में काम करेगी तो 1 दिन से अधिक समय उन्हें गिरफ्तार करने में नहीं लगेगा।
लुकआउट नोटिस पहले से ही जारी हो चुका है, पासपोर्ट उनके निरस्त कर दिए गए हैं। अब गिरफ्तारी शेष है, जिसका हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी करें। प्रजापति की गिरफ्तारी न होने पर यूपी की सियासत में कोहराम मचा हुआ है। राज्यपाल तक को कहना पड़ा कि आखिर प्रजापति सरेंडर नहीं कर रहे तो उन्हें सीएम अखिलेश बर्खास्त क्यों नहीं करते, लेकिन प्रजापति के वकील को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा है। See, this is normal. Any one person who has been implicated in a false and frivolous case, they try to save themselves from the harassment. इस बीच प्रजापति मामले में सह आरोपी चंद्रपाल ने सरेंडर कर दिया। अब नजरें प्रजापति पर टिक गई हैं कि वो अभी सरेंडर करेंगे या 11 मार्च के नतीजे का इंतजार करेंगे। दिल्ली से अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो। अपने मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी की जिरह पर भावुक हो गए वित्त मंत्री अरुण जेटली। जेठमलानी ने जेटली से 52 सवाल किए। क्या पूछा जेठमलानी ने और क्या जवाब दिया जेटली ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देश के दो धाकड़ वकील वित्त मंत्री अरुण जेटली और राम जेठमलानी। कभी जेठमलानी भी बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन आज जब मानहानि केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील के रूप में उन्होंने जेटली से जिरह शुरू की तो सुनवाई दिलचस्प हो गई। जेठमलानी ने जेटली से 52 सवाल पूछे, जिसमें करीब 15 सवालों को कोर्ट ने अयोग्य करार दे दिया। मुझे लगता है इससे अपने आप में ही स्पष्ट हो जाता है कि जब आप कुछ प्रश्न पूछते हैं उनमें से काफी सवाल अपने आप में डिसअलाउ हो गए तो उनकी रेलेवेंस के ऊपर हमें टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। करीब 2 घंटे की सुनवाई के दौरान जेठमलानी ने जेटली से पूछा कि वो अपनी प्रतिष्ठा को पहुंचाई ठेस की भरपाई ना होने की बात कह रहे हैं, कहीं ये मामला खुद को महान समझने का तो नहीं है। जेठमलानी ने पूछा कि आपने कैसे तय किया कि आपकी जो मानहानि हुई है उसकी आर्थिक रूप से भरपाई की जा सकती है और ये मानहानि 10 करोड़ रुपए की है। क्या आपका इससे कोई आर्थिक नुकसान हुआ और अगर हुआ तो फिर कैसे? जेठमलानी के सवालों का जवाब देते हुए जेटली कई बार भावुक हुए। जेटली ने कहा कि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी राजनीतिक आलोचना को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस बार मुझे कोर्ट आकर मानहानि का केस करना पड़ा क्योंकि इस बार मेरी निष्ठा और सच्चाई पर सवाल खड़े किए गए। समाज, परिवार और दोस्तों के बीच मेरी साफ छवि है। डीडीसीए से जुड़ी चीजों को लेकर मुझे निशाना बनाया गया। जो कुछ भी मेरे बारे में कहा गया उसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पर बार बार दिखाया गया। मेरी छवि को इससे काफी धक्का लगा। जेटली ने कहा कि उनके खिलाफ लगातार एक मुहिम चलाई गई जिससे उनकी छवि को खराब किया जा सके। इसे रोकना जरूरी था, इसलिए उन्होंने मानहानि का केस किया है। जो कुछ मैंने बोला है वो सब साबित कर देंगे कोर्ट में, क्योंकि मामला कोर्ट में है। मेरा यहाँ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने बोला है वो सारा साबित करेंगे कोर्ट में। जेटली और जेठमलानी के बीच सवाल जवाब के दौरान दोनों तरफ के वकीलों के बीच में कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। कोर्ट रजिस्ट्रार के बीच बचाव के बाद दोनों को मुश्किल से शांत करवाया गया। मंगलवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली में हिट एंड रन का मामला सामने आया। एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को सामने से टक्कर मार दी। स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई। चश्मदीदों के अनुसार टक्कर मारने वाली कार मर्सिडीज थी, लेकिन पुलिस ने हादसे में कार के शामिल होने से ही इनकार कर दिया है। तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने बेरहमी से रौंद डाली एक जिंदगी। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में रविवार की रात करीब 11 बजे बेकाबू मर्सिडीज कार ने जिस स्कूटी को टक्कर मारी उसकी हालत देखिए। टक्कर इतनी भयंकर थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। स्कूटी चला रहे 17 साल के नौजवान अतुल की मौके पर ही मौत हो गई। एक दिन पहले ही 11वीं की परीक्षा में अतुल के पास होने की खुशी मनाई गई थी और अब मातम पसरा हुआ है। ऐसे केसेस बढ़ते रहेंगे तो हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का मेनली पुलिस से वो उठ जाएगा, ट्रस्ट उठ जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।